गेट लगा लो, मच्छर आ जाएंगे। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग बेटा। नमस्ते। तो आज जो है हम लोग रिवीजन कुछ चालू करते हैं ना, और आप बताएं किस चीज का रिवीजन हम चालू करें। मेरी समझ में जो बचा हुआ है वो 15th 16th 17th कुछ ऐसा है ना, डीएनएफ का। डीएनएफ ब्लॉक का रिवीजन चाहिए आप लोग को। मेटलर्जी पढ़ा दीजिए, पी ब्लॉक पढ़ा दीजिए। अरे ऐसे तो बहुत वेरिएशन हो जाएगा। देखो सर ऑर्डिनेट पढ़ा दीजिए, 15 से कराएं, 15 से चालू करते हैं रिवीजन, है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ऐसे जैसे आप लोग की वो आ रही है डिमांड, वो तो ऐसी है कि सब वेरिएशन बहुत ज्यादा है ना। और अपन ऐसा करते हैं 15वें ग्रुप से चालू करते हैं। और चूंकि ये रिवीजन अभी चलेगी कंटिन्यूअसली, काफी समय तक रिवीजन चलेगी, है ना, तो फिर अपन धीरे धीरे करते रहेंगे सब कुछ, है ना। अभी आपका जो छूटा हुआ है वो 15 ग्रुप छूटा हुआ है जहां तक मेरा ख्याल है ना। कुछ बच्चों का डाई नाइट्रोजन तक हो गया था, कुछ बच्चों का डाई नाइट्रोजन तक नहीं हुआ था, ऐसा है क्या? 16th ग्रुप रिवाइज कर लें। हाँ मैंने ग्रुप पे तो डाल दिया है वीडियो, और जो ग्रुप पे वीडियो डाला है मैंने 17th से चालू किया है, 15 और 16 का अभी नहीं डाला है मैंने। 15 से शुरू करते हैं ना, फटाफट फटाफट कर दिया ना। 18 का डाल दिया है मैंने, 17 का सिर्फ शुरुआत डाली है, अभी 17 का पूरा बनाना बाकी है ना। चलो तो ऐसा करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे का 15 थोड़ा छूटा हुआ, तो जल्दी जल्दी करते हैं, फटाफट करते हैं, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट फटाफट अपन रिवीजन कर लेंगे। अच्छा, हमारे पास दो तरीके हैं रिवीजन करने के। आप कहो तो मैं बोर्ड पे लिखूं, आप कहो तो मैं इस पे ही एनसीईआरटी ले आऊं। आप ये भी कर सकते हो, इस पे ही एनसीईआरटी ले आऊं और एनसीईआरटी आपको पढ़ाता चलूं, आप जैसा कहें। इस पे एनसीईआरटी ले आए, चलो ठीक है। तो आप मुझे बस 1 मिनट का टाइम दें, मुझे थोड़ा इसकी सेटिंग को हल्का सा चेंज करना पड़ेगा और मैं एनसीईआरटी ले आऊंगा, है ना। ठीक है, एनसीईआरटी चलते हैं बस, जस्ट वेट। आपको मैं आपको हल्का सा भी नहीं दिख रहा हूँ बेटा, दिख रहा हूँ, थोड़ा सा दिख रहा हूँ, है ना। चलो थोड़ा थोड़ा दिखना जरूरी है। अब चलो बेटा, सबसे पहले मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन 78% बाई वॉल्यूम है, यदि आप दिखाई दे रहा हो आपको यहाँ पर, तो ये देखें आप, यहाँ पर लिखा हुआ है जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है 78% बाई वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है बेटा, अब हम देखें तो यहाँ पे एक चाइल्ड सॉल्ट पीटर लिखा होगा, एक इंडियन सॉल्ट पीटर लिखा होगा, दोनों ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पहले आ चुके हैं और भी एग्जाम में आ सकते हैं। क्लियर है बेटा, ये लिखा है चाइल्ड सॉल्ट पीटर। चाइल्ड सॉल्ट पीटर NaNO3 होता है, और एक लिखा होगा वहां पर, दैट विल बी इंडियन सॉल्ट पीटर। इंडियन सॉल्ट पीटर KNO3 होता है। बच्चे इस बात को जरूर याद रखेंगे, 101%। प्लीज ये अटेंड वाला भी चलो ठीक है बेटा। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला आपसे, मैंने आपसे बोला NaNO3 को क्या बोलते हैं, जल्दी से बोल के बताओ चैट बॉक्स में, चुप नहीं बैठना है सबको। NaNO3 को क्या बोलते हैं? चाइल्ड सॉल्ट पीटर बोलते हैं, बहुत बढ़िया। और KNO3 को क्या बोलते हैं? हम एनसीईआरटी यहाँ रटते हुए चलेंगे और बहुत खूबसूरत तरीके से रटते हुए चलेंगे। NaNO3 को क्या बोलते हैं? चाइल्ड सॉल्ट पीटर बोलते हैं। और KNO3 को क्या बोलते हैं? इंडियन सॉल्ट पीटर बोलते हैं। आप तो जानते हो हमारे देश का रहने वाला है शाहरुख खान, और वो सिग्नल कुछ ऐसे करता है, देखा है आपने, के। तो द थिंग इज दैट इट इज इंडियन सॉल्ट पीटर, करेक्ट है। तो ये वाला पेज बेटा खत्म हुआ, चलो मैं इसको रबड़ से मिटा देता हूँ, आप सबको याद भी हो गया। ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं, जो काम का है वही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
अगले पेज पे आ जाओ। अगले पेज पे आगे बेटा एटॉमिक नंबर किसी को याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है एटॉमिक मास, वो भी याद नहीं करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दुनिया जानती है, NS2 NP NS2 NP3 के बराबर होता है। क्या सब लोग जानते हैं इस बात को बेटा? सभी लोग हाउ हाउ करते जाएंगे जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता जाए। NS2 NP3 के बराबर होता है। क्लियर है बेटा? इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो आता है आयनाइजेशन एनर्जी। आप जानते हो डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? आप ही लोग बताओगे। डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी या घटेगी? ऑब्वियसली हरदम आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप जाने पे घटती है। देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस, यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है। आपको मैं याद दिला दूं कि ग्रुप, आपको याद दिला दूं ग्रुप 1 में, ग्रुप 3 में, ग्रुप 15 16 17 18 में कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। ग्रुप 1 में, ग्रुप 3 में, 15 16 17 18 में, आईपी में कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। जल्दी से बोल के बताओ किस किस ग्रुप में कोई एक्सेप्शन नहीं होता है? जल्दी से बोल के बताओ किस किस ग्रुप में कोई एक्सेप्शन नहीं होता है? 1 3 13 मत लिख देना। 1 3 15 16 17 18 13 तो पूरा एक्सेप्शन से भरा पड़ा है। 13 में आपको याद होगा बहुत तगड़ी गाय था वहां पे, याद आया बेटा? वहां पर क्या था? बहुत तगड़ी गाय था। याद है सब लोग को? वेरी नाइस। चलो बेटा, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करते हैं। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू क्या होती है? कम होती जाती है। लेकिन आपको भी ये पता है कि लास्ट के जो पीरियड्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू में ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। यदि आप यहाँ पर देख रहे हो तो 5th और 6th पीरियड की इलेक्ट्रोनेगेटिव 1.9 और 1.9 ही है। तो 3 2.1 2 1.9 1.9 इलेक्ट्रोनेगेटिव रटने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं है। ठीक है बेटा? कोवलेंट एडीआई डाउन द ग्रुप क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन आप जानते हो कि सेकंड और थर्ड पीरियड के बीच में जो वेरिएशन आता है वो वेरिएशन कभी भी नहीं आता है। यदि आप देखें तो ये वेरिएशन 70 से आपको दिखाई दे रहा है, बहुत खूबसूरत सा 70 और 110 आपको दिखाई दे रहा होगा होशियार बच्चों। क्या आपको दिख रहा है? ये 70 और ये कितना दिख रहा है? 110 दिख रहा है। जबकि ये वेरिएशन कभी भी बाद में हमको दिखाई नहीं देता है। क्लियर है बच्चों? इतनी बात सब लोगों को? बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़े तो बेटा आयनिक रेडियाई पे आ जाते हैं। आयनिक रेडियाई भी डाउन द ग्रुप क्या होगा बच्चों? बढ़ेगा। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की और बॉइलिंग पॉइंट की। जहां तक बॉइलिंग पॉइंट का सवाल है, बॉइलिंग पॉइंट तो नाम ही बीपीएस से आता है, तो इसमें एक्सेप्शंस बहुत कम हमको देखने को मिलते हैं। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? आपको एग्री करना पड़ेगा। ठीक है? डाउन द ग्रुप जाने पर, डाउन द ग्रुप जाने पर, डाउन द ग्रुप जाने पर बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर वेंडरवॉल फोर्सेस होते हैं। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, वो लास्ट में आ गया है, दो आपस में पलट गए हैं। यदि आप देखो बीपी में दो ही एक्सेप्शन आए, लास्ट के दो पलट गए, अदरवाइज डाउन द ग्रुप बीपी बढ़ता है। बेटा अपन 15 16 17 18 से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इन ग्रुप्स में कौन से फोर्सेस काम करते हैं? क्या कोई मुझे बच्चा बता सकता है कि इन ग्रुप्स में कौन से फोर्स? वेरी गुड नमन, नमन ने बोला वेंडरवॉल फोर्सेस, पार्थ ने भी बोला वेंडरवॉल फोर्सेस, और रोहन ने भी बोला है। वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक, ऋतिक ने भी बोला है वेंडरवॉल फोर्सेस। अब मैं और लोगों के नाम नहीं ले रहा हूं, बाकी काफी बच्चों ने वेंडरवॉल फोर्स बोल दिया, बहुत शाबाश। ठीक, तो वेंडरवॉल फोर्स बेटा आपको पता है कि वेट बढ़ने के साथ वेंडरवॉल फोर्सेस भी बढ़ते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू बढ़नी चाहिए। लेकिन बिस्मथ के अंदर थोड़ा सा मेटलिक करेक्टर होता है, तो उसमें मेटलिक बॉन्डिंग आने के कारण बिस्मथ में थोड़ा सा, सॉरी यहाँ मेटलिक करेक्टर वाला पॉइंट अपन फिक्स नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज क्या होता थोड़ा ज्यादा ही होता। तो अपन को उसके साइज के कारण बोले या कोई भी रीजन ले लें, लेकिन कोई एक डेफिनेट बहुत अच्छा सुंदर सा रीजन नहीं दे रहा है दिखाई किसके लिए? बॉइलिंग पॉइंट गिरने के लिए। बट बॉइलिंग पॉइंट गिरा है किसके अंदर? बिस्मथ के अंदर बॉइलिंग पॉइंट क्या है? गिरा है। आप ऐसा जरूर बोल सकते हो कि एंटीमनी बिस्मथ दोनों मेटल है, बिस्मथ का साइज बड़ा हो गया है तो उसकी मेटलिक बॉन्डिंग थोड़ी वीक हो गई है, एंटीमनी की मेटलिक बॉन्डिंग थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर रही होगी, इसके कारण ऐसा हुआ होगा। हालांकि एंटीमनी को भी मेटल बोलना थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है। ठीक है ना? तो अपन इतना ज्यादा यहाँ पे बात नहीं करते, अपन सिंपल सिंपल लिटिल स्टार एक बात याद रखेंगे कि लास्ट के दो पलट गए, रीजनिंग में बहुत ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं। अब आते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में तो बहुत ही बड़ा जो है पंगा है। आपको पता है बीपी में ज्यादातर समय पंगा नहीं होता है, क्योंकि उसका नाम ही बीपी है, लेकिन एमपी में बहुत सारे पंगे होते हैं। यदि यहाँ पर ऑर्डर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका आ रहा है बेटा? एसबी का आ रहा है। क्या सब लोगों ने देखा? सब लोगों ने देखा सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका आया? एसबी का आया। एसबी का है नहीं, आर्सेनिक का आया। चेक। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? आर्सेनिक का है। आर्सेनिक के बाद क्या है? एसबी का है। और एसबी के बाद क्या है? बिस्मथ है। और बिस्मथ के बाद क्या है? फास्फोरस है। तो इधर हो जाएगा आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, फास्फोरस, नाइट्रोजन। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर ऐश्वर्या सबसे बड़ी पटाखा नहीं है। अब ये पटाखा शब्द जो है वो थोड़ा सा आपको मतलब अजीब लग रहा होगा, लेकिन याद इससे रह जाता है।
मैं तो वही शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूँ जो शॉर्ट फॉर्म दिल को छू जाए और बिल्कुल याद हो जाए। क्या आप लोग भी इस बात से एग्रीड हो? ऐसा ही शॉर्ट फॉर्म यूज करना चाहिए जो कि एकदम जो है दिल को छू जाए और याद हो जाए। तो ऐश्वर्या सबसे बड़ी पटाखा नहीं है। क्या ये बात सबको याद हो गई? क्या ये बात सबको याद हो गई बेटा? ट्रिक ही मैं ऐसी बनाता हूँ कि वो ट्रिक जीवन भर हमको याद रहे। ठीक, आप चाहो तो ऐश्वर्या की जगह कोई और नाम रख सकते हो जो कि आपके जीवन में इंपॉर्टेंट हो, वो नाम रखोगे तो ज्यादा याद रहेगा। ठीक है बेटा, तो क्या आपको एमपी की वैल्यू याद हो गई? क्या आपको एमपी की वैल्यू याद हो गई? बीपी में तो आपको पता है लास्ट दो में एक्सेप्शन थे और कोई एक्सेप्शन नहीं था। क्या डेंसिटी बोलूं? डेंसिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है? सभी होशियार बच्चे मेरे को बताएंगे। डेंसिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है घटती है? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। डेंसिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है घटती है? तो आपको पता है डेंसिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस, लेकिन वो 1A और 2 में आते हैं, जनरली एक्सेप्शंस नहीं होते हैं। देखो बेटा, पूरी टेबल सब बच्चों को याद हो गई, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्या मैं एमपी की वैल्यू पूछूं सबको याद है? क्या मैं बीपी की वैल्यू पूछूं सबको याद है? क्या सबको आईपी का वैल्यू याद है? आईपी का वैल्यू मतलब ऑर्डर याद होना चाहिए, वैल्यू कोई पूछता नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिव सबको याद होगी। क्लियर है बेटा? ये फायदा है एनसीईआरटी को सामने लाने का, स्पीड भी बढ़ जाती है और अपन चलते भी बिल्कुल एग्जैक्ट है। चलो अगला पन्ना ले लेते हैं बच्चों। अगले पन्ने पे आ जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज अपन पढ़ चुके हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आ रहा है? सामने आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट। दुनिया जानती है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इस ग्रुप का -3 से चालू होकर के +5 तक जा सकता है। मैंने उसको काट दिया है, आपको दिख गया होगा। ये ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां तक जाती है बच्चों? -3 से लेके +5 तक जाती है। नाइट्रोजन में -3 से लेके +5 तक जा सकती है। यदि आप अमोनिया में देखो तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यही ऑक्सीडेशन स्टेट HNO3 में जाकर के +5 तक हो जाती है। क्या सब बच्चों को बात समझ में आई? नाइट्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है बेटा? एक सेकंड, शायद मैं गायब हो गया हूँ। अरे यही तो परेशानी है टेक्नोलॉजी में। हाँ आ गया मैं। हाँ बेटा तो आप लोगों को पता है ना बेटा, नाइट्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो सकती है, लेकिन नाइट्रोजन की मैक्सिमम वैलेंसी क्या हो सकती है? नहीं हिमांशी, +4 नहीं बेटा, +5 हो सकती है। HNO3 में +5 होती है। वैलेंसी, वैलेंसी मैक्सिमम कितनी हो सकती है? वैलेंसी 4 हो सकती है, +4 नहीं 4। वैलेंसी में प्लस माइनस नहीं होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट में प्लस माइनस होता है। वैलेंसी का मतलब होता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स व्हिच यू कैन फॉर्म। क्लियर है बेटा इतनी बात? नाउ tendency to form -3 oxidation state decreases down the group due to increase in the size and the metallic character। आप समझ गए इस बात को? जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे वैसे वैसे -3 दिखाने की टेंडेंसी गिरती जाएगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होल्ड करने की टेंडेंसी क्या होगी बच्चों? कम होती जाएगी। और आप जानते हो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप गिरती जाएगी। आप आगे यदि लाइन पढ़ते जा रहे हो तो आपको लाइन दिख रही होगी। +5 दिखाने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप जो है डिक्रीज होती जाएगी, और आप जानते हो इसका कारण है इनर्ट पेयर अफेक्ट। क्या सब लोगों को याद आ गया बेटा इनर्ट पेयर अफेक्ट? आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, बताया था, और इधर भी दिया होगा। द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। द ओनली वेल कैरेक्टरिस्टिक +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो बिस्मथ में मिलती है वो BiF5 में मिलती है, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है काफी स्टेबल बॉन्ड बनाता है। चूंकि फ्लोरीन काफी स्टेबल बॉन्ड बनाता है, इसकी वजह से वहां पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी हो जाती है। तो क्या सभी बच्चे मेरे साथ इस बात को याद कर लेंगे कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन ग्रुप इनर्ट पेयर अफेक्ट के कारण गिरती है, लेकिन बिस्मथ एक अकेला ऐसा बिस्मथ फ्लोराइड एक अकेला ऐसा कंपाउंड है जिसमें बिस्मथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल फॉर्म में दिखाता हैगा। क्या सबको चमका? क्या सबको याद हो गया बच्चों? वेरी गुड। अब चलो, आप तो जानते हो कि यदि किसी की मीडियम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उसमें डिस्प्रपोर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि आप नीचे लाइन देखोगे तो इन केस ऑफ नाइट्रोजन ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +1 to +4 टेंड्स टू डिस्प्रपोर्शनेट इन एसिडिक मीडियम। ये सब एसिडिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट हो सकते हैं +4 से लेकर के +1 तक। जल्दी से लाइन को याद कर लो, जल्दी से लाइन को याद कर लो। +5 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप कम होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट कम होती है। तीसरा पॉइंट नाइट्रोजन में +1 से लेके +4 तक सब में डिस्प्रपोर्शन की टेंडेंसी होती है। और उसके बाद फास्फोरस में जो था, हाँ BiF5 वाला पॉइंट भी याद रखना है। और फास्फोरस में बच्चों फास्फोरस में डिस्प्रपोर्शन की टेंडेंसी होती है मीडियोकर ऑक्सीडेशन स्टेट में। किस मीडियम में बेटा? मैंने कई बार पढ़ाया, एल्कलाइन मीडियम में ऐसा होता है और एसिडिक मीडियम में भी ऐसा हो सकता है, ऐसा एनसीईआरटी लिख रही है।
दोनों मीडियम में हो सकता है, लेकिन ज्यादा रिएक्शंस अपन ने कहाँ पढ़ी हैं? एल्कलाइन मीडियम में पढ़ी हैं। याद करो फॉस्फोरस को NaOH की प्रेजेंस में रखते थे जब हम, तो हमको क्या होता था? डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन होती थी और फॉस्फोरस में -3 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाती थी। क्या सभी बच्चों को याद आ गई वो वाली बात? याद आ गई वो वाली बात सब बच्चों को? वेरी नाइस। चलो आगे बढ़े और आगे पढ़े। इसके बाद हाउएवर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट in case of arsenic, antimony and bismuth becomes increasingly stable with respect to disproportion। क्या कोई बच्चा मुझे ये बात बता सकता है कि डाउन द ग्रुप जाने पे +3 में डिस्प्रपोर्शन का चांस क्यों कम होगा? क्योंकि क्या हम इस बात को जानते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर +5 की स्टेबिलिटी घटती है, लेकिन +3 की स्टेबिलिटी इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण बढ़ती है। बोलो आया कि नहीं आया? आ गया सब लोग को? तो +3 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती जाती है, इस कारण उसका डिस्प्रपोर्शन होने का चांसेस घट जाता है। तो आओ रिवीजन करें जो जो पॉइंट इस पे अपन ने ऑक्सीडेशन स्टेट में पढ़े हैं। पहला पॉइंट हमने पढ़ा -3 से लेकर +3 तक ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है। दूसरा पॉइंट पढ़ा +5 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप कम होती जाती है। तीसरा पॉइंट पढ़ा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। चौथा पॉइंट पढ़ा बिस्मथ सिर्फ एक ही +5 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी के साथ दिखाता है, वो बिस्मथ पेंटाफ्लोराइड दिखाता है। उसके बाद हमने पढ़ा नाइट्रोजन +1 से लेकर +4 तक डिस्प्रोपोर्शन में जाता है इन एसिडिक मीडियम। फिर हमने पढ़ा फास्फोरस जो होता है वो बेसिक और एसिडिक मीडियम दोनों में डिस्प्रोपोर्शन हो सकता है। उसके बाद अपने पॉइंट पढ़ा कि डाउन द ग्रुप जाने पर +3 की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है और डिस्प्रोपोर्शन कम होता है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। बोलो याद है बेटा? जैसे मुझे याद है वैसे आपको याद होना चाहिए, तभी एग्जाम अपना क्रैक होगा। क्या सबने एनालिसिस देख लिया है जो मैंने बना के दिया है आप लोगों को? क्या सभी लोगों ने एनालिसिस देख लिया है केमिस्ट्री का? सभी लोग एनालिसिस कृपया करके देख लेंगे, बहुत ही ज्यादा काम का है बेटा वो, है ना? आपको उससे समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी में बिना वैल्यू बदले क्वेश्चंस को दिया गया है। हाँ बेटा, एनसीईआरटी से पूछा गया है। इवन मैं आपको बता दूं, आपको आश्चर्य होगा, लास्ट ईयर के पेपर में आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स 39 क्वेश्चंस आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी। 17 से 18 क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली इलस्ट्रेशन से बिना वैल्यू चेंज किए हुए दे दिए गए हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? कितना ज्यादा, मतलब आप सोचो कैसा पेपर बनाया होगा। 17 से 18 क्वेश्चन डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग द वैल्यू एनसीईआरटी से दिया गया फिजिक्स में। यस, I will share with you that PDF also with all सबूत के किस तरीके से फिजिक्स के पेपर में आउट ऑफ 45 क्वेश्चन 39 क्वेश्चन हैज अपीयर्ड फ्रॉम द एनसीईआरटी। अभी तो आप पहले केमिस्ट्री वाला देख लें, फिर मैं आपको फिजिक्स वाला भी बताऊंगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आओ अब बेटा इस पेज की रेलेवेंस खत्म हुई, अगले पेज पे बढ़ते हैं। अच्छा ये पेज अभी बचा हुआ है थोड़ा सा। ओके, एनामेलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। दुनिया जानती है एनामेलस का मतलब क्या होता है? उल्टा सुल्टा। और उल्टा सुल्टा बिहेवियर नाइट्रोजन क्यों दिखाता है ये क्या आप जानते हो? छोटा साइज, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल एंड इंक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या सभी बच्चे कारण जानते हैं? एनामेलस बिहेवियर कारण जब हम एस ब्लॉक में देखते थे तो हम क्या देखते थे? छोटा साइज, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल एंड लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, ये सब चीज अपन देखते थे। याद आया सब बच्चों को बेटा? और यहाँ पर क्या देख रहे हैं अपन? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाई आयनाइजेशन एनर्जी भी वहां पढ़ा था। बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम देख रहे हैं स्मॉलर साइज, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये सब कारण है। ठीक है बेटा? क्या हम ये बात कह सकते हैं कि पी पाई बॉन्डिंग जो होती है वो नाइट्रोजन में ज्यादा सुंदर अच्छी होती है, जबकि फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी में वाली बॉन्डिंग अच्छी सुंदर नहीं होती है? इसलिए जो होता है हम देखेंगे एन ट्रिपल बॉन्ड, एन तो हमको मिलेगा कुछ इस तरीके से, लेकिन ये वाला कंपाउंड हमको देखने को नहीं मिलता है। क्या सभी बच्चों को याद आया? क्योंकि यहाँ पर लार्ज साइज के ऑर्बिटल होने के कारण साइज डिस्पर्स हो जाता है बच्चों। छोटे छोटे ऑर्बिटल होते हैं तब तक बढ़िया बढ़िया साइड ऑन ओवरलैपिंग होती है, और जब ऑर्बिटल के साइज गप्पू हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्स हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डिस्पर्स होने के कारण साइड ऑन ओवरलैपिंग की स्टेबिलिटी कचरा हो जाती है। इसकी वजह से पाई बॉन्ड की स्टेबिलिटी कम हो जाती है जब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स। बोलो आया कि नहीं आया? इसलिए बेटा अपन ने याद पढ़ी। ठीक, एक बात और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि एन सिंगल बॉन्ड की स्टेबिलिटी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा चुका हूं ऑल्दो। चलो इस पेंसिल को थोड़ा मोटा कर लें। ये पेंसिल थोड़ी मोटी हो जाओ। ये रहा इरेजर, ये रहा पेंसिल, नहीं हो रहा मोटा, क्या पता कैसे होगा। ये रहा नाइट्रोजन। हाँ सुनो तो बेटा, अब मैं आपको बता रहा हूँ ये बात। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण लोन पेयर तो दोनों में होता है, इधर बॉन्ड भी बनाने पड़ेंगे। लोन पेयर तो दोनों में होता है, परंतु क्या बात होती है बेटा? बात ऐसी होती है कि लोन पेयर तो सब में है,
पर बात यह है बच्चों कि इधर नजदीक से खेलता है और यहाँ पर दूर से खेलता है। वो मुंह पे ही यदि अपने कह दे जाओ मैं तुझसे नफरत करती हूं तो बात ज्यादा बुरी लग जाएगी, पर यदि किसी और के थ्रू ये बात पता लगे तो शायद बात थोड़ी सी कम बुरी लगेगी। पर यदि मुंह पे ही कोई ये बात बोल दे मैं तुझसे नफरत करता हूं तो अपन को बात ज्यादा गंदी लगती है। क्या कहते हो यार, सही है कि नहीं है? तो कम दूरी से यदि रिपल्शन होगा बच्चों, कम दूरी से यदि रिपल्शन होगा बच्चों तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, इसलिए एन सिंगल बॉन्ड कम स्टेबल होता है। चलो लगे हाथ ये बात पढ़ ही लेते हैं आज कि ओ सिंगल बॉन्ड की स्टेबिलिटी एस एस सिंगल बॉन्ड से कम होती है और एफ एफ सिंगल बॉन्ड की स्टेबिलिटी सी एल सिंगल बॉन्ड से कम होती है, क्योंकि हम जानते ही क्वेश्चन एग्जाम में टपकेगा ही टपकेगा। और यदि यहाँ पे एक बात और याद कर ली जाए तो कोई बुराई नहीं है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सिलिकॉन सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड से मजबूत होता है, वहां पर कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। और उसका रीजन सबको याद होगा, उसका रीजन क्या होता है कि वहां पर लोन पेयर होता नहीं है, वहां पर लोन पेयर होता नहीं है। क्या सबको चमका, सबको बात याद है बच्चों? तो चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। अरे अब ये सब मिटाना पड़ेगा भाई, मिटाओ सब मिटाओ, मिटा दीस ऑखाइस ऑखाइस। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला पेज ले लेते हैं एनसीईआरटी का झटापट फटाफट। अब दुनिया आती है हाइड्राइड्स की। चलो भाई रिएक्टिविटी पढ़ते हैं, सबसे पहले रिएक्शन विद हाइड्रोजन की बात करते हैं बच्चों। हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे तो हाइड्राइड बनेंगे। आप देख रहे हो हाइड्राइड कौन से बन रहे हैं, अमोनिया फॉस्फाइन आर्साइन एंटोमाइन और बिस्मुथाइन बन रहा है। आप लोग पता है अमोनिया में बदबू कैसी आती है, सब बच्चे जानते हैं। अमोनिया की बदबू पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है, बहुत ही बुरी बदबू आती है। हम लोग इसका इस स्मेल का यदि आनंद लेना है तो वॉशरूम्स में देख सकते हैं। हालांकि आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, सब लोगों को बात समझ में आ रही है। पब्लिक टॉयलेट्स में ऐसी बदबू आती है, परंतु बेटा इससे ज्यादा बुरी बदबू आती है किसमें, फॉस्फाइन आर्साइन एंटोमाइन बिस्मुथाइन में। अंग्रेज की किताब इस बात को लिखती है, एज यू मूव डाउन द ग्रुप द ओडर बिकम्स मोर डिसएग्रीएबल इन नेचर एज वी मूव डाउन द ग्रुप। अंग्रेज लोग बुरी बातें भी अच्छे शब्दों में कहते हैं। क्या आप बात को समझ रहे हो? हम यदि कहते तो कैसे कहते हैं, अरे बड़ी बदबू आ रही है तुमसे, लेकिन अंग्रेज लोग कैसे कैसे कह रहे हैं इस बात को, द बदबू इज मोर डिसएग्रीएबल इन नेचर। क्लियर है बेटा? हम बेटा साफ दिल के होते हैं, इसलिए बात को कुछ तो भी बोलते हैं। हाँ फॉस्फाइन में फिश लाइक स्मेल आती है, फिश लाइक नहीं सड़ी हुई फिश लाइक, है ना बेटा। मच्छी में तो बदबू आती है, लेकिन सड़ी मच्छी में बदबू भयानक आती है, ऑखैस ऑखैस। चलो बेटा अब बात करते हैं एमपी और बीपी की। बेटा पहली बार ऐसा हुआ बीपी में कुछ एक्सेप्शन आ रहा है, सुनो मेरी बात को ध्यान से, बहुत ही ज्यादा काम का पॉइंट है, 100% एग्जाम में आता है। तो मैं ये बात बता दूं कि अमोनिया के अंदर मिलती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन उसके बाद मिलते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस। जल्दी से मेरे साथ इस बात को रिवाइज करो, 4 बार बोल लो इस बात को। यहां पर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इन सब में है बच्चों क्या, इन सब में है बच्चों वैन डर वाल फोर्सेस। कौन से फोर्सेस? वैन डर वाल फोर्सेस। जल्दी से मुझे ये बात बताएंगे वैन डर वाल फोर्सेस किस चीज पर डिपेंड करते हैं? क्या वैन डर वाल फोर्स मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड करते हैं? जल्दी बोलो हाउ। वैन डर वाल फोर्स मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड करते हैं, तो नीचे जाने में वैन डर वाल फोर्सेस बढ़ते जाएंगे। इसका मतलब बिस्मुथाइन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए एंटोमाइन से, देन आर्साइन, देन फॉस्फाइन से होना चाहिए, लेकिन अमोनिया की पोजीशन नंबर 1 होनी चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है सबसे ज्यादा सुंदर। क्या ये बात सबको समझ में आ गई है? परंतु बेटा मैं आपको ये बात जल्दी से बता दूं कि पहली बार ऐसा हुआ कि बीपी में एक्सेप्शन है। 15 वर्ष की आयु में बीपी में प्रॉब्लम थी, बीपीएस में 15 वर्ष की आयु में प्रॉब्लम थी। 17 वर्ष की आयु में तो बीपीएस सर सेलेक्ट हो गए थे एग्जाम में। बोलो आया कि नहीं आया? क्लियर है बेटा इतनी बात? 15 वर्ष की आयु में बीपीएस सर में प्रॉब्लम थी, तब जीवन में स्ट्रगल चल रही थी। आप लोग इससे कुछ भी मतलब मत निकाल लेना, पर मैं आपसे बोल रहा हूँ 15 वर्ष की आयु में बीपीएस में प्रॉब्लम थी, मतलब बीपी में प्रॉब्लम है, मतलब अमोनिया को नंबर 1 होना था, लेकिन अमोनिया नंबर 1 होता नहीं है। अमोनिया कहाँ आ जाता है? ठीक केंद्र पे, ठीक सेंटर में आ जाता है। मतलब फॉस्फाइन आर्साइन के बाद आओ अमोनिया को शिफ्ट करें। अमोनिया यहाँ पे कन्हैया की तरह हो गया है, बीच में आ जाएगा। कैसा हो गया है? कन्हैया की तरह हो गया है और बीच में आ जाएगा। अरे बोलो आया कि नहीं आया? नंबर 1 कौन होगा? बिस्मुथाइन होगा, नंबर 2 एंटोमाइन, फिर आर्साइन, फिर फॉस्फाइन, सॉरी फिर अमोनिया, फिर आर्साइन और फिर फॉस्फाइन होगा। क्या चमका कि नहीं चमका? अरे बोलो जल्दी बोलो बेटा। ये बात किसकी हुई? ये बात हुई बीपी की, लेकिन एमपी की बात करें तो एमपी में एक्सेप्शन होता नहीं है। एमपी में अमोनिया ही नंबर 1 रहेगा, उसके बाद में बिस्मुथाइन की वैल्यू नहीं दी है।
लेकिन देते वैल्यू तो बिस्मिथाइन नंबर 1 होता, फिर होता है SbSt, फिर आर्साइन और फिर फॉस्फाइन हो जाएगा। अरे बोलो आया कि नहीं आया? सबसे पहले कौन सी चीज को लेना है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लेना है। यदि बच्चे सब मुझे ध्यान से सुन रहे हैं तो चलो जल्दी से इस बात को एग्री करो और मेरे साथ इस बात को बोलो कि बॉइलिंग लिक्विड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं होती है अमोनिया में जितनी अच्छी सॉलिड स्टेट में होती है। जल्दी बोलो बेटा, एग्रीड के नॉट एग्रीड? लिक्विड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं होती जितनी अच्छी सॉलिड स्टेट में होती है। एग्रीड के नॉट एग्रीड? एग्रीड के नॉट एग्रीड? एग्रीड। क्योंकि बेटा सॉलिड स्टेट में अमोनिया नंबर 1 है, सॉलिड स्टेट में अमोनिया नंबर 1 है, लेकिन लिक्विड स्टेट में अमोनिया नंबर 3 पे पहुंचती। कहां पर पहुंचती? नंबर 3 पे पहुंचती। बोलो बात समझ में आती सब लोग को? आती कि नहीं आती? आती। ओके ग्रेट। चल बेटा अब बात करते हैं, इस वाले पॉइंट को हम लोग मिटा देते हैं फटाफट झटाफट। तुम लोग मुझे बताओ, डाउन द ग्रुप जाने पर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी कि घटेगी? डाउन द ग्रुप जाने पर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी कि घटेगी? सारे बच्चे मुझे बताएंगे, कोई इस बात को छुपाएगा नहीं। बिल्कुल सही, डाउन द ग्रुप जाने पर बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है बेटा, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी बच्चों। अरे बोलो ना भाई, ये रहा थारे पास नाइट्रोजन, ये रहा H, इसमें दूरी थोड़ी सी कम है, लेकिन यही चीज जब तुम लगा लोगे कि इसमें Sb और H में ये दूरी इतनी बढ़ गई तो क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ घट न जाएगी? जब लोग दूर हो जाते हैं तो उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है बच्चों। तो यदि बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी बेटा तो क्या रिड्यूसिंग बिहेवियर डाउन द ग्रुप बढ़ जाएगा? जल्दी बोलो हाउ? क्या रिड्यूसिंग बिहेवियर डाउन द ग्रुप बढ़ जाएगा बेटा? क्या हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी किसी को? बिल्कुल बढ़ जाएगी। तो रिड्यूसिंग बिहेवियर डाउन द ग्रुप बढ़ जाता है बेटा। क्या बात सबको क्लियर हो गई? रिड्यूसिंग बिहेवियर डाउन द ग्रुप क्या होता है? बढ़ जाता है। और बॉन्ड स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप क्या होती है बच्चों? कम हो जाती है। चमका? अच्छा बोल बेटा। अब बात करते हैं अपन बॉन्ड एंगल की। तो क्या हम जानते हैं कि हाइड्राइड्स के बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप बढ़ते हैं कि घटते हैं? जल्दी बताओ, हाइड्राइड्स के बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप बढ़ते हैं कि घटते हैं? हाइड्राइड्स के बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप घटते हैं। आप तो जानते हो कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब कम होती है तो बेटा देखना मेरे को, यदि मैं आपको थोड़ा सा भी दिखाई दे रहा हूं और आप मेरे को जरा फीडबैक देना इस बात का, मैं आपको इतना दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं। आप देखना मेरी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, तो जब मेरी ओर आएगी तो हाथों के बीच रिपल्शन बढ़ेगा, तो क्या वो दूर दूर हो जाएंगे बेटा? यदि सेंट्रल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंदर की ओर आएगी। क्या मैं आपको दिख रहा हूं डांस करता हुआ या नहीं दिख रहा हूं? क्या मैं आपको डांस करता हूँ दिख रहा हूँ? दिख रहा हूँ, बहुत बढ़िया है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरी ओर आएगी, जब वो मेरी ओर आएगी तो रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। और डाउन द ग्रुप नाइट्रोजन की जगह फॉस्फोरस या आर्सेनिक के एंटीमनी आ जाएगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर की ओर होगी जो बॉन्ड में होती है, रिपल्शन कम होगा, रिपल्शन कम होने से बॉन्ड एंगल क्या होगा बेटा? बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। ओवरऑल बात ये हुई, इसी को हम बेंट्स रूल के नाम से जानते हैं और हम ये कहते हैं व्हेन द सेंट्रल एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव द बॉन्ड एंगल टेंड्स टू इंक्रीज। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया बेटा? बहुत ही काम की बात थी, ठीक है बेटा। ओके, आपको पता है ना फॉस्फाइन में अपन हाइब्रिडाइजेशन नहीं बोलते हैं क्योंकि उसका बॉन्ड एंगल लगभग 90 डिग्री करीब है। मैंने आपको ड्रेकाउस रूल पढ़ाया था, याद आया सब लोग को? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। डेल्टा एच फॉर्मेशन की बात, डेल्टा एच डिसोसिएशन की बात करें, आप तो जानते हो किसका बॉन्ड सबसे ज्यादा मजबूत है? अमोनिया का बॉन्ड NH बॉन्ड सबसे ज्यादा मजबूत है, तो उसके डेल्टा एच डिसोसिएशन भी सबसे ज्यादा होगा। क्या बात चमक गई? BP हो गया, MP हो गया, बॉन्ड लेंथ हो गई, बॉन्ड एंगल हो गया, रिड्यूसिंग करेक्टर हो गया, सब कुछ हो गया और ये एग्जाम में भी आएगा। चलो आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स, अच्छा बॉन्ड एंगल वाला रिपीट कर दें। मोहित मेरी बात को समझ बेटा, ये N है, ये H है, ये H है, ये H है। चमका? इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या नाइट्रोजन की तरफ ज्यादा होगी क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? यदि इसकी जगह फास्फोरस होता तो क्या वो थोड़ा दूर की तरफ होती? मोहित, मोहित कंफर्म करो बेटा, क्या वो थोड़ी दूर की तरफ होती? यदि दूर की तरफ होगी बच्चे तो रिपल्शन कम हो जाएगा ना। यदि कोई चीज दूर चली जाएगी तो रिपल्शन कम होगा बेटा, तो रिपल्शन कम होगा तो चीजें पास पास आ सकती हैं, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा बेटा? कम हो जाएगा। ठीक, ये तो था समझाया। अब सुन ले मेरी बात को ध्यान से, एक ही बार में याद कर लेना है, डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल कम होता है हाइड्राइड्स में। हुआ? एक क्वेश्चन पूछू बताओगे? एक क्वेश्चन पूछू बताओगे? बताओगे?
चलो देखते हैं, बताओ HF HCl HBr HI में सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा? HF HCl HBr HI में सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा? जल्दी से आंसर आने चाहिए। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आंसर आ रहे हैं और आंसर है इसका HF। शाबाश बेटा। बेटा कभी सोचो दिमाग से, क्या ये कभी पॉसिबल है कि दो एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? बॉन्ड एंगल कौन सा होता है? बॉन्ड एंगल के लिए कम से कम 3 एटम की जरूरत पड़ती है। घोर पाप घोर पाप घोर पाप। अरे मेरे भाई सोचो यार, दो दो तीन चीजों समझ रहे हो बात को? बेटा कम से कम 3 चीजें तो चाहिए। चीटिंग में नहीं कर रहा हूं, तुम लोग ध्यान से नहीं सुने हो इसलिए कचरे हो गए। क्लियर रहती बात? हाँ एक बच्चे ने, किसी ने बोला था, मैं नाम नहीं देख पाया था, क्या सबको बात समझ में आ गई? एक और क्वेश्चन पूछूं इसी वक्त? एक और क्वेश्चन पूछता हूं इसी वक्त, एक और क्वेश्चन पूछता हूं। पूछूं? चलो पूछता हूं। मैंने अपनी शर्ट पे हाथ लिया, यूं घिसा। मैंने अपनी शर्ट पे लिया हाथ, यूं घिसा। बताओ बेटा क्या वेट में कोई चेंज आएगा शर्ट के या हाथ के? क्या वेट में कोई चेंज आएगा शर्ट के या हाथ के? हाँ अरे नेग्लिजिबल चेंज भी आएगा कि नहीं आएगा ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। नेग्लिजिबल चेंज भी आएगा कि नहीं आएगा ये पूछ रहा हूं आपसे। सोर्स बता दूंगा आपको कहां से पूछा है क्वेश्चन। नेग्लिजिबली तो पूछ रहा हूं, और क्या पूछ रहा हूं? अबे ऐसा थोड़ी ना चेंज आएगा कि मैं शर्ट पे हाथ फेंक दूं, पता लगा शर्ट ही गायब हो गई। सुनो बेटा चेंज आता है, सुनो बेटा चेंज आता है। क्वेश्चन कहां से लिया बता दूं आपको? क्वेश्चन कहां से आपको पता है? बिल्कुल सही, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स HCV। HCV इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चन है। समझ गए आप मेरी बात को? क्लियर थी बात सब लोगों को? हमको अच्छा लगा इसलिए आपसे शेयर करते। ठीक है बेटा, ओके आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। मजा आया? अगला क्वेश्चन थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है तो बच्चों का दिमाग थोड़ा फ्रेश हो जाता है, इसलिए मैंने आपसे थोड़ा सा वेरिएशन वाला क्वेश्चन पूछ लिया था। चलो अब अपन केमिस्ट्री पे वापस आ जाते हैं। तो केमिस्ट्री में क्या आ रहा है? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑल दीज एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स है, मैं वापस से रिपीट कर दूं यदि कोई बच्चा जुड़ा नहीं था, जो मैंने एनालिसिस बनाया है उसको कृपया करके देख लेना। एग्जाम के बाद दुख करने से ज्यादा अच्छा है एग्जाम के पहले अपन सही स्टेप्स उठा लें। और अभी मैं आपको बता नहीं रहा हूं क्योंकि बताने से काम पूरे नहीं होते हैं, पर मेरे दिमाग में काफी अच्छे आइडियाज हैं कि मैं आगे और क्या आपके लिए इस पर देने वाला हूं। आपको काफी अच्छे आइडियाज मेरे दिमाग में हैं, पर बता इसलिए ना हो, बताने से काम नहीं होते हैं, पहले करें उसके बाद बताएंगे। ठीक है ना बेटा? नहीं एनालिसिस नोट्स में नहीं, जो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे वीडियो शेयर किया है यूट्यूब वाला, वो वाला, उस पे आपको देखना है। ठीक है ना? और जिसके पास नहीं है वो मुझसे ले लेना। चलो भाई, जिस ग्रुप में हो, लड़कियों ग्रुप में हो, लड़कों ग्रुप में हो, उस पे ले लो, नहीं तो मुझसे ले लेना डायरेक्ट मेरे को मैसेज करके। सबको मेरा नंबर पता होगा, 9827247292। ये मेरा नंबर है, करेक्ट है बेटा? मैं अभी बहुत सी चीजें और ऐड करने वाला हूँ, लेकिन मैं कह इसलिए नहीं रहा हूँ बेटा, मेरा अपना जीवन का एक्सपीरियंस ये है कि जब हम कोई बात कहते हैं तो वो काम होता नहीं है, इसलिए मैं कह नहीं रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा, आगे ईश्वर मालिक। ठीक है बेटा? आगे आप जितना उत्साह बढ़ाएं, आप भी बढ़ाएं, और थोड़ा ईश्वर भी मदद करे, क्या पता कुछ अच्छा काम और कर ले। बेटा टेलीग्राम ग्रुप का ऐसे बेटा नाम याद नहीं है आपको, वो मैसेज कर देना है इस मोबाइल पे, तो मैं आपको बता दूंगा। चलो वापस आ जाए बच्चों, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। बेटा तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन में दो टाइप के ऑक्साइड बनाएगा बड़ा बेटा। हाँ मैं आपसे पूरा डिस्कस करूंगा, रिवीजन क्लास का मतलब मैं आपसे आईओसी और फिजिकल दोनों डिस्कस करने वाला हूं, एनसीईआरटी पूरी की पूरी। चलो बेटा, सो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन की बात करें तो दो टाइप के ऑक्साइड मिलते हैं बेटा, E2O3 और E2O5। बोलो आया कि नहीं आया? E2O3 और E2O5। अब जल्दी से मुझे बच्चे बताएंगे कि इनका नेचर कैसा होगा, इनका नेचर कैसा होगा। एग्जाम में पूछेगा बच्चों, एग्जाम में पूछेगा बच्चों। मेनली नेचर होगा एसिडिक, लेकिन आर्सेनिक और एंटीमनी वाले होते हैं एम्फोटेरिक। लेकिन कौन से वाले? +3 वाले। देखें बेटा यहाँ पर लाइन देखें बच्चों, एनसीईआरटी की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ये देखो, द ऑक्साइड ऑफ टाइप E2O3 of nitrogen and phosphorus are purely acidic, and that of arsenic and antimony is amphoteric, and those of bismuth are
प्रीडोमिनेंटली मिटाते हैं। अरे मिटो 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 मिटो, प्रीडोमिनेटली बेसिक। अब ये जो प्रीडोमिनेटली बेसिक का मतलब है, इसका मतलब बेटा एम्फोटेरिक भी होता है। एक्चुअली इसको कहना बड़ा मुश्किल है, आप तो खैर बेसिक पे लगा देना निशान, लेकिन जब कोई बोलता है प्रीडोमिनेटली बेसिक तो इसका मतलब होता है थोड़ा सा एसिडिक करेक्टर भी है उसके अंदर, मतलब एम्फोटेरिक हो गया। अरे आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। लेकिन चूंकि इस तरीके से यदि हम देखेंगे तो हर चीज दुनिया की एम्फोटेरिक हो जाएगी। अरे हर चीज दुनिया की ऐसे एम्फोटेरिक हो जाएगी, बताऊं क्यों? अरे तुम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन? क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम लोगों ने नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन पढ़ा है? जल्दी से हो करो मेरे को, क्या आपने नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? क्या आपको याद है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में अपन H2SO4 HNO3 का प्रयोग करते हैं? क्या वहां पे HNO3 बेस की तरह काम करता है, H2SO4 एसिड की तरह काम करता है? अरे बोलो हाउ, क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है? HNO3 वर्क्स एज अ बेस एंड H2SO4 वर्क्स एज अ एसिड, वो उसको प्रोटोनेट कर देता है। इसका मतलब क्या HNO3 में एम्फोटेरिक नेचर हो जाएगा? तो कायदे से देखो तो कोई कह सकता है हाँ हाँ ये तो क्या हुआ, ये तो इधर बेस की तरह काम कर रहा है, लेकिन ऐसे जनरली अपन कैटेगराइजेशन नहीं करते हैं। मेजरली जिसका नेचर जैसा होता है वैसा बता देते हैं। तो एग्जाम में यदि फास्फोरस बिस्मथ के ट्राई ऑक्साइड के बारे में कोई पूछे बच्चों और वो बोले बेसिक है कि एम्फोटेरिक है, तो निशान कहां लगेगा बेटा? निशान लगेगा बेसिक पर। अरे बोलो आया कि नहीं आया? निशान कहां पर लगेगा बच्चों? निशान लगेगा बेसिक पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी फटाफट। रिवीजन तेज से भी करना है और अच्छा भी करना है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स दी हेलोजन बेटा, हेलोजन के साथ रिएक्शन करेगा, दो टाइप के हैलाइड बनेगा, EX3 और EX5 टाइप ऑफ। नाइट्रोजन जो है पेंटाहाइलाइड नहीं बनाता है क्योंकि उसके अंदर डी ऑर्बिटल एम्प्टी नहीं होता है। पेंटाहाइलाइड ज्यादा कोवलेंट होते हैं देन दी ट्राईहाइलाइड। क्या ये बात सबको समझ में आती है कि नहीं आती है? यदि हम बेटा पेंटाहाइलाइड देखें बच्चों तो उसमें 5 बॉन्ड है। अब जब 5 बॉन्ड बनेगा बेटा तो 5 बॉन्ड बनने पर क्या कोवलेंट, यस फजन्स रूल लग जाएगा, एकदम करेक्ट बच्चे। तो 5 बॉन्ड बनने पर फजन्स रूल लगने के कारण बच्चों कोवलेंट करेक्टर बढ़ जाएगा। हम ये बोले सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है तो उसकी वजह से कोवलेंट करेक्टर भी बढ़ता जाता है। क्लियर है? चल बेटा आगे की बात करते हैं, आगे की बात पढ़ते हैं। मैं आपको बताऊं नाइट्रोजन के ट्राइफ्लोराइड स्टेबल नहीं होते हैं। NCl3 को यदि पानी में डाल दिया जाए तो क्या होगा? इतनी बड़ी क्लास है, इतने सारे बच्चे क्लास में, कोई एक बच्चा मुझे बता सकता है कि NCl3 को पानी डालने में क्या होता है? क्या बूम हो जाता है? हाउ बोलो, क्या बूम हो जाता है, विस्फोट होता है? बिल्कुल सही है। NCl3 पानी से एक्सप्लोसिव रिएक्शन करता है, लेकिन एक ही नाइट्रोजन का फ्लोराइड जो कि स्टेबल होता है। जल्दी से होशियार बच्चे बताएंगे कौन सा हैलाइड है जो कि स्टेबल होता है? कौन सा हैलाइड है नाइट्रोजन का जो कि स्टेबल होता है? एकदम सही आंसर दिया हर्ष ने सबसे पहले, दैट इज NF3। तो क्या सब बच्चों को याद हो गया? क्योंकि एग्जाम में टपकने वाला है, आपको मैं एनालिसिस में बता चुका हूं, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पूछी गई है। और 45 में से 44 क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे लास्ट टाइम। 45 में से 44 क्वेश्चन एनसीईआरटी थे लास्ट टाइम। किसमें? केमिस्ट्री में, लाइन टू लाइन। तो क्या बात हुई? NF3 स्टेबल होता है। क्या पूरी क्लास को याद हो गया है? NF3 is the only halide of nitrogen which is stable. Okay. Okay. In case of nitrogen only NF3 is stable. मतलब अपन MX3 टाइप के हैलाइड की बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है बेटा, NF5 तो मिलता ही नहीं। ट्राई हैलाइड एक्सेप्ट BIF3 प्रीडोमिनेटली कोवलेंट नेचर। एक और काम की लाइन, बहुत काम की लाइन। BIF3 प्रीडोमिनेटली कोवलेंट नहीं होता है। BIF3 क्या हो जाएगा बेटा? आयनिक नेचर में हो जाएगा, क्योंकि बिस्मथ क्या होता है? बिस्मथ होता है मेटल हुआ। और फ्लोरीन क्या है बेटा? अरे आया कि नहीं आया? और फ्लोरीन क्या है बच्चों? फ्लोरीन है नॉन मेटल। दोनों आपस में खेलेंगे और क्या बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। इसके अलावा सब क्या बनाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर है? यदि चलो इस लिटरेचर को देख लें तो BIF5 का नेचर कैसा होगा बेटा? BIF5 का नेचर कैसा होगा? कोवलेंट होगा कि आयनिक होगा? जल्दी से बताएंगे बच्चों। BIF5 का नेचर कोवलेंट होगा बेटा, बिकॉज ऑफ फजन्स रूल, क्योंकि उसने क्लियरली बोल दिया कि ट्राई हैलाइड एक्सेप्ट BIF5 एज प्रीडोमिनेटली कोवलेंट इन नेचर। ठीक है ना? उधर भी नेचर लगभग लगभग कोवलेंट होगा, हालांकि एनसीईआरटी उसके बारे में साइलेंट है, तो हमें ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द मेटल की बात करें तो बहुत ही सिंपल सी बात है बेटा, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी ये सब क्या है? नॉन मेटल्स हैं, आसानी से रिएक्ट कर जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसान है, लाइंस पढ़ लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो बेटा डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन पे आ जाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बातें चल रही हैं। अब पहला प्रिपरेशन की बात करते हैं। लो बेटा पहला प्रिपरेशन आता है, थोड़ा सा इसको इनलार्ज कर दें, ये आ गया। ये लो बेटा, ये क्या आ गया? ये अमोनियम क्लोराइड NaNO2 की प्रेजेंस में गर्म किया, क्या सब लोग को दिख रहा है? NaCl अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा।
आप देखो यहाँ क्या बन गया, इधर बन गया NH4NO2 बन गया, और इसको किया गया है हीट, आग लगा देंगे बेटा। इस लगी हुई आग में दो लोग अपने लिए व्यवस्थाएं तलाश लेंगे। आपको तो पता है आग लगी हुई है जमाने में, पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन को फिर भी देख रहा है, और कैसे देख रहा है कि आओ आपस में मिलके बॉन्ड बनाएं। अब तक इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी नहीं थी, अभी तक किसी और से जुड़े थे, बॉन्ड तोड़ने की ताकत नहीं थी। अब तो बीपीएस सर ने इधर आग लगा दी है, और आग लगाने पे ये वाले बॉन्ड टूट गए हैं। नाइट्रोजन नाइट्रोजन की तरफ देख के मंद मंद मुस्कुरा रहा है, और इधर बॉन्ड बनने के चांसेस बढ़ रहे हैं। परंतु बेटा व्यवस्थाएं ईश्वर सबके लिए करता है। इधर देखें उसी वक्त ऑक्सीजन और ये भी आपस में खेल लेंगे और H2O बन जाएगा। क्या चमका कि नहीं चमका, ये आया कि नहीं आया? क्या सबको बात समझ में आ गई बेटा? क्या सबको बात क्लियर है? एक तरफ N2 बन जाएगा और एक तरफ बन जाएगा H2O। एक बात इधर ही बता देता हूं आपको, बहुत आनंद बहुत हंसी आएगी। देखना बेटा, यदि इसकी जगह मान लो मैं कभी ले लूं क्या NaNO NH4NO3 ले लूं बच्चों, तुम लोग मेरी बात को सुन रहे हो ना सब लोग ध्यान से? यदि मैं NH4NO3 ले लूं बेटा, तो पता है क्या होता है? नाइट्रोजन ने देखा नाइट्रोजन को, हाइड्रोजन ने देखा ऑक्सीजन को, बन गया 2 H2O। नाइट्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ सपने सजाए थे, परंतु बेटा आपको पता है यहाँ पर 2 H2O बनने के बाद एक ऑक्सीजन बच चुका है, और चूंकि एक ऑक्सीजन बच चुका है वो कहेगा असी कहाँ जावांगा। तो यहाँ पर बेटा जैसे ही बनेगा N2O, ये लोन पेयर को ऑक्सीजन लपक लेगा और ये बन जाएगा N2O लाफिंग गैस। उसके बाद सब लोग देख के हंसेंगे, अच्छा बेटा एन तुम लोगों ने बहुत प्रोग्राम बनाया था कि आपस में मिलके बॉन्ड बना लोगे हैं, आग लगी थी जमाने में और तुम लोग बॉन्ड बनाने की सोच रहे थे। परंतु क्या हुआ बेटा, चुप कैसे छोटू भी आ गया, और छोटू बोला असी कहाँ जावांगा, हमको भी साथ में ले लो। तो छोटू भी यहाँ पे चिपक गया, लोग हंस दिए। इसका नाम है लाफिंग गैस। यदि आपको भी हंसी आ गई हो तो समझ जाएं बात को कि आपको बात याद हो चुकी है। जिंदगी में बड़ी बड़ी खुशियां नहीं, छोटी छोटी चुटकुले, छोटी छोटी खुशियां तलाशनी चाहिए और आनंद लेना चाहिए। क्या सबको बात समझ में आ गई बेटा? बहुत बढ़िया। आओ बच्चों और बातें करें और थोड़ी सी बातें पढ़ें और सब्जेक्ट के मजे लें। हमारे पास है अमोनियम डाइक्रोमेट, उसको हम करने जा रहे हैं हीट। बच्चों आप फिर से सोचो, अमोनियम डाइक्रोमेट है, आप उसको हीट करने के लिए जा रहे हैं। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि 8 हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन को ताड़ लेंगे? जल्दी बोलो बेटा, 8 हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन को ताड़ लेंगे? क्या वो 4 को? क्योंकि एक 2 के साथ खेलेगा तो 4 H2O बन जाएगा। तो बेटा आपको तो पता है हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में यदि किसी ऑक्साइड को गर्म किया जाए तो क्या उससे ऑक्सीजन बाहर निकलती, मतलब उसमें थोड़ा ऑक्सीजन बाहर निकलने का चांस हो गया। बेटा H2 अपने साथ ऑक्सीजन लेके भाग गया, मतलब क्रोमियम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। अरे बोलो आया कि नहीं आया? अरे बोलो आया कि नहीं आया? बेटा क्या आपको ये बात समझ में आई कि हाइड्रोजन अपने साथ ऑक्सीजन लेके कट लिया, मतलब क्रोमियम के साथ में ऑक्सीजन कम हो जाएंगे, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट गिरेगी। तो क्या दुनिया जानती है 6 के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की कितनी होती है? जल्दी से मुझे बता दो, 6 के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की कितनी होती है बेटा? 6 के बाद 3 होती है। तो क्या Cr2O3 बन जाएगा? तो क्या Cr2O3 बन जाएगा? बिल्कुल Cr2O3 बन जाएगा। और क्या बचा बेटा वहां पे? क्या वहां पे N2 बच गया बच्चों? Cr2O3 बन गया बेटा। और क्या बन गया वहां पर, और क्या बच गया वहां पर? क्या वहां पर N2 बच गया बेटा? तो N2 अपने साथ में बॉन्ड बना लेगा, Cr2O3 बन जाएगा, 4 H2O बन जाएगा और मजा आ जाएगा। क्लियर है बेटा? अब हम बनाना चाह रहे हैं वेरी प्योर नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन IIT में आ चुका है और मेडिकल में किसी भी दिन टपक सकता है। तो ये देखो भाई, प्योर बनाना है। प्योर बनाने के और भी मेथड है, लेकिन पूछते तो सिर्फ NCERT ही है, लेकिन पूछते तो सिर्फ NCERT ही है। तो बिल्कुल प्योर बनेगा यहाँ पर। और क्यों प्योर बनेगा? क्योंकि बेरियम होता है मेटल और मेटल होता है सॉलिड और N2 है गैस। तो सॉलिड और गैस क्या हो जाएंगे बच्चों? अलग हो जाएंगे और प्योर क्या मिल जाएगा? प्योर नाइट्रोजन हमको प्राप्त हो जाएगा। बोलो हाउ? सब लोग को याद हो गया बेटा? तीनों मेथड सबको याद हो गए? कोई दिक्कत कोई परेशानी? सबसे पहला मेथड क्या था? जल्दी से रिवाइज कर लो अपने दिमाग पर। क्या सबसे पहला मेथड, क्या सबसे पहले मेथड में NaCl को अमोनियम सॉरी अमोनियम नाइट्रेट को NaCl के साथ हीट किया था, अमोनियम नाइट्राइट मिला था, अमोनियम नाइट्राइट को हीट कर दिया था। हाँ, बाकी में इम्प्योर कैसे देखो, बाकी में इम्प्योर कैसे देखो, ये देखो। क्या आपको यहाँ पर दिख रहा है जिन्होंने सवाल पूछा है, क्या यहाँ पर बेटा जलुआ दिख रहा है? क्या हाई टेम्परेचर पर जलुआ गैस होता है कि नहीं होता है? जल्दी बोलो हो।
क्या हाई टेम्परेचर पर वाटर गैस होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो चूंकि वाटर गैस है तो N2 के साथ मिक्स रहेगा, तो इम्प्योर रहेगा कि नहीं रहेगा? आया कि नहीं आया? आया। अब इधर आ बेटा, क्या दिमाग चमक गया? इधर भी N2 और H2 एक साथ में बेटा, तो N2 और H2 एक साथ में बच्चों, तो इधर भी मिक्सचर है, तो ये प्योर होता नहीं है। आई होप सो मैंने अपनी बात आपको समझा दी है। चिल्ला चिल्ला करके सबको बात समझ में आ गई होगी। चलो बेटा, अब कहाँ चले? अब चलते हैं बेटा प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज की बात करें, बहुत ही सरल है बेटा। क्या डाई नाइट्रोजन गैस है? सबको पता है यार, गैस है। उसके दो आइसोटोप होते हैं, N14 N15। क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होगा? दुनिया जानती है बहुत कम होगा। क्या N2 वाटर सॉल्युबल होगा कि इनसॉल्युबल होगा? अबे वाटर सॉल्युबल होता समुद्र अब तक पूरी N2 खा जाता। अरे बोलो हाओ, अरे बोलो हाओ। यदि वाटर सॉल्युबल होता समुद्र अब तक पूरी N2 खा जाता। अच्छा, अमोनिया वाटर सॉल्युबल होता है कि नहीं होता है? अमोनिया वाटर सॉल्युबल होता है कि नहीं होता है? अरे होता है भाई, आपने तो पढ़ा है अमोनोटेनिक एनिमल्स, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अमोनिया तो वाटर में खूब सॉल्युबल होता है बेटा। अमोनिया वाटर के साथ अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताता है कि वाटर वाटर के साथ अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है? यदि किसी ने जवाब दिया, मैं उसको होशियार बच्चा बोलूंगा। अमोनिया वाटर के साथ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या वाटर? पार्थ एकदम सही बोला है। अमोनिया वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, क्योंकि यहाँ पर डोनर डोनर अमोनिया होता है और एक्सेप्टर वाटर होता है। बेटा बॉन्डिंग तभी अच्छी होती है जब डोनर और एक्सेप्टर दोनों अच्छे हों। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जैसे अपन पानी पूरी की दुकान पे पानी पूरी खाने गए, मैं और पार्थ पानी पूरी की दुकान पे पानी पूरी खाने गए। पार्थ ने पैसे दिए और मैंने पानी पूरी खूब खाई। इसका मतलब हम लोग बार बार पानी पूरी खाने जाएंगे, क्योंकि पार्थ के पास खजाना है। उसको एक खजाना उसको मिल गया है KIG टाइप का, और वो जो है उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। और BPS सर को पैसा देने का कोई शौक नहीं है। तो क्या होगा बेटा, हम लोग रोज पानी पूरी खाने जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है सब लोग को? क्या सब लोग को बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। पार्थ बेटा आप चिंता मत करो, मैंने सिर्फ पानी पूरियां खाई है, लेकिन आपको पूरा खजाना मैंने दे दिया है। मैं चाहता तो खजाना खुद भी लूट सकता था, लेकिन टीचर हूं इसलिए मैंने आपको खजाना दे दिया है। बस मैं ये चाह रहा हूं कि पानी पूरी और जो जो चाट मिठाई पकौड़े खाने के होते हैं, जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो प्लीज मुझे सब कुछ खिलाना आप, ठीक है? खजाना आपका। ओके चलो बेटा, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। बीच बीच में थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए, नहीं तो दिमाग पूरा भर जाता है। आओ बच्चों आगे की बात करें। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर खजाना हमको दे दो, हम सब कुछ खिला देंगे। ओके, आगे की बात करें बेटा। लिथियम और नाइट्रोजन की रिएक्शन होती है, लिथियम नाइट्राइड बनाता है। क्या कोई बच्चा मुझे ये बात बताएगा? मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, बच्चे एग्री करेंगे स्टेटमेंट से, जल्दी बताओ। लिथियम के अलावा कोई भी बनेगा मेटल नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करके नाइट्राइड नहीं बनाता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? एग्रीड, एग्रीड, बिल्कुल सही। क्या ये स्टेटमेंट एग्जाम में आएगा? 100% आएगा। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सब नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं बेरिलियम। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है? हीट करने पर और नाइट्राइड बनाते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलो भैया, तो रिएक्शन हो गई। अच्छा, कोई बच्चा मुझे यदि बता सकता हो तो बताओ, यदि उनके मुंह पे पानी मारा तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी? यदि इनके मुंह पे पानी मारा तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी? लिथियम नाइट्राइड और मैग्नीशियम नाइट्राइड पे यदि पानी मारेंगे? नहीं वीके, तुम सही नहीं बोल रहे हो। नहीं 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 नहीं, एक बच्चे ने सही बोला है, दो तीन बच्चों ने बिल्कुल ही गलत आंसर दिया है। ऐसा मत बोलो, हिमांशी का आंसर सही है, गोपाल का आंसर सही है, एक बच्चे ने पहले भी आंसर सही दिया था। अरे बेटा, लेट्स हैव द कॉमन सेंस बच्चों। क्या यहाँ पर लिथियम के टकले पे पॉजिटिव चार्ज है और नाइट्रोजन के टकले पे 3 नेगेटिव चार्ज है बच्चों? तो रिएक्टिविटी समझो बच्चों, रिएक्टिविटी क्या कहती है? जब यहाँ पर आएगा जलुआ, तो जलुआ का H+ बच्चों किसके साथ कंबाइन होगा बेटा? इस नाइट्रोजन के साथ, जिसपे कितना चार्ज है बेटा? 3 नेगेटिव चार्ज है। अरे NO2 बना दिया। नवांशु क्या कर रहा है बच्चे? नाइट्राइड है ना बेटा, Li3N है ना बेटा, N नेगेटिव 3H+ के साथ कंबाइन करेगा, अमोनिया बनाएगा। अरे यार, जिन लोगों, काफी बच्चों ने आंसर सही दिया, लेकिन जिन्होंने गलत दिया उन्होंने क्यों गलत दिया? इतनी बेसिक केमिस्ट्री थी। नाइट्रोजन टकले पे 3 नेगेटिव चार्ज थे, वाटर में H+ है, दोनों आपस में खेल लेंगे, LiOH बन जाएगा और अमोनिया गैस बन जाएगी। आ गया? चलो कोई बात नहीं, कॉपी पेन रख के बैठा करो। और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं बच्चों।
आओ देखो बेटा, आगे की बात करें तो क्या N2H2 के साथ रिएक्ट करके अमोनिया गैस बना लेगा? क्या इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को है? किसी को नहीं होनी चाहिए। अरे बोलो यार, यहाँ पर टेम्परेचर 773 केल्विन लिखा हुआ है और एरो यहाँ पर मिसिंग है। याद आया बेटा, ये कौन सा प्रोसेस है? सब लोग को याद होगा। क्या ये हेबर्स प्रोसेस है? ऊपर लिखा हुआ है। क्या ये हेबर्स प्रोसेस है बच्चों? हेबर्स प्रोसेस में कैटलिस्ट कौन होता है? जल्दी से याद दिलाओ बच्चों। हेबर्स प्रोसेस में कैटलिस्ट कौन होता है? क्या Fe कैटलिस्ट होता है? बहुत बढ़िया। और क्या मोलिब्डेनम क्या होता है? मोलिब्डेनम क्या होता है यहाँ पर? क्या वो प्रमोटर होता है? क्या वो प्रमोटर होता है जो कि कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है? वेरी गुड। एक सेकंड आप विचार करो, मैं अपने लिए पानी लेके आता हूँ। हाँ भाई, हमने एक घूंट जल ग्रहण कर लिया है। क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। डाई नाइट्रोजन कंबाइन विद द डाई ऑक्सीजन एट वेरी हाई टेम्परेचर अबाउट 2000 केल्विन टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। अच्छा, कई बच्चों को तो इसका नाम ही नहीं पता होता, नाइट्रिक ऑक्साइड है NO का नाम। समझ रहे हो बात को? वो लोग इसका नाम नाइट्रस ऑक्साइड बोल रहे थे, जबकि वो N2 होता है। आया कि नहीं आया? क्लियर है बेटा? नाइट्रिक ऑक्साइड इसका नाम। अच्छा, और एक बात और याद रखना, आप सुनो, काम की बात है यार सुनो। पेपर एनालिसिस में ये बात देखी गई कि यूजेस पूछे गए, 2-3 क्वेश्चन में यूजेस पूछे। क्या सुना तुम लोगों ने मेरी बात को? 2-3 क्वेश्चन में यूजेस पूछे गए हैं आउट ऑफ 45 क्वेश्चन। तो क्या तुम इस बात को समझ गए? यूजेस तो हम छोड़ देते हैं, यूजेस तो हम पढ़ते ही नहीं, यूजेस तो हम छोड़ देते हैं। अरे बोलो यार, आ रही है बात समझ में? अब आप देखो जरा नीचे, जरा सा देखना, कैल्शियम साइनामाइड लिखा है और नीट में आ चुका है। पहले कैल्शियम साइनामाइड लिखा है, नीट में आ चुका है। उनने पूछा था कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन N2 के साथ होती है तो क्या बनता है? कैल्शियम साइनामाइड बनता है, जिसपे मुंह पे पानी मारने पे यूरिया बनता है और किसान भाई उसका यूज करते हैं। अरे बोलो आया? द मेन यूज ऑफ डाई नाइट्रोजन इज, द मेन यूज ऑफ डाई नाइट्रोजन इज इन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। बहुत बढ़िया। एंड अदर इंडस्ट्रियल केमिकल कंटेनिंग नाइट्रोजन कैल्शियम साइनामाइड। इट also finds use where inert atmosphere is required। बेटा आप लोगों को पता होगा ना, इनर्ट एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है वहां N2 का प्रयोग करते हैं, क्योंकि N2 खुद तो रिएक्ट करता नहीं है। समझ रहे बात को? उसका NN ट्रिपल बॉन्ड काफी ज्यादा स्टेबल होता है ना, इसलिए। अच्छा, लिक्विड नाइट्रोजन को रेफ्रिजरेशन में यूज करते हैं, बात आपको पता है ना? फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं, पता है ना? क्रायो सर्जरी में यूज करते हैं, पता है ना? क्रायो सर्जरी का मतलब भी तो पता हो बेटा। लो टेम्परेचर पे सर्जरी करते हैं उसको बोलते हैं क्रायो सर्जरी। बाकी बायो वाले सर आपको पढ़ा देंगे, ठीक है बेटा? हो, चलो भाई आगे बढ़े, आगे बढ़े। आओ आगे बढ़ते हैं, अमोनिया पे आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही, डिस्ट्रॉयज अनवांटेड टिश्यूज। और इतना लो टेम्परेचर है ना बेटा, तो ब्लड लॉस भी कम होगा। ये बेटा, ठीक है, फॉर्मूला पूछा था ना, ये फॉर्मूला हो गया बेटा। ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े तो बेटा बात करते हैं अमोनिया की। अरे सुनो यार, नीट में लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया है। अरे देखो तो, नीट में लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया है। ये देखो एनसीईआरटी का रेलेवेंस, और उस साल का डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये बेटा, बाकी तो सरल थे। यूरिया के मुंह पे जब मारते हैं पानी तो एक गैस इवॉल्व होती है। यूरिया के मुंह पे मारते हैं पानी तो एक गैस इवॉल्व होती है। और वो गैस कौन सी है? अमोनिया बच्चों। वो गैस कौन सी है? अमोनिया बच्चों। देखो, समझ रहे बात को? अमोनिया बेटा, क्योंकि हाँ, और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सही बोल रहा है बेटा। ये यूरिया है, लेकिन आगे जो क्वेश्चन था उसमें अमोनिया चूज करनी थी। सही बोल रहा है बेटा तू, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। अब सुन, इस पे यदि मैं पानी मार दूं, ये इधर गया, ये बाहर गया। अरे दिखा कि नहीं दिखा? ये अंदर आया, ये बाहर गया। क्या यहां से H+, बेटा तुम लोग आलसी मत बनना, क्या यहाँ का H+ यहाँ जाके जुड़ सकता है?
अरे O पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा जब वो अटैक करेगा? तो वो अपने पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए H+ को डिस्प्लेस करेगा, वो NH2 नेगेटिव साथ कंबाइन होकर अमोनिया बनाएगा कि नहीं बनाएगा? क्या चमका कि नहीं चमका? चमका, चमका। अब सोच, इधर से इसको अब हटाता हूं, अब सोच इधर लगाता हूं क्या? इधर लगाता हूं मैं कलर नहीं चेंज हो रहा, कोई बात नहीं। यहां पर मैं लगाता हूं क्या? यहां पर लगाता हूं C था, अरे यार कलर को बदलना चाहिए यार, कलर नहीं बदलेगा तो मजा नहीं आए। हाँ बदल गया, चलो भाई। इधर क्या था? इधर था C, इधर OH आ गया। एग्रीड? जल्दी बोलो यार। H तो चला गया NH2 के साथ, हाँ ना करना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं चल सकता। आपको पता है मैं मोबाइल से इतनी सारी बातें नहीं कर पाऊंगा यार, है ना? अपन लोगों को आपस में बातें करनी पड़ेंगी, एक दूसरे का मोटिवेशन बढ़ाना पड़ेगा, है ना? बहुत बढ़िया, चलो OH आ गया, सबको समझ में आ गया। अमोनिया गैस यहाँ से भाग गई। एक और जल का मॉलिक्यूल आया, एक और आया जल का मॉलिक्यूल, घुसा दें एक और जल के मॉलिक्यूल को। ये लो भाई, ये H2O इधर से आया, इधर अटैक किया बेटा। क्या तुम्हें लग रहा है NH2 यहां से चला जाएगा और H वाटर का चला जाएगा? अरे बोलो, एग्री करो। एक और अमोनिया गया, तो क्या पीछे H2CO3 बना बेटा? तो क्या पीछे H2CO3 बना बच्चों? देखो चेक कर लेते हैं। ये अमोनिया भाग गया, OH आ गया, जो आया है OH, जो आया है OH, क्या इसको H2CO3 बोलेंगे बेटा? और क्या दुनिया जानती है कि H2CO3 स्टेबल नहीं होता है, अनस्टेबल होता है? तो क्या वो H2 और CO2 में टूट जाएगा बच्चों? बिल्कुल टूट जाएगा। तो इसका मतलब क्या आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया कि कैसे बना अमोनिया और वाटर? आया कि नहीं आया? आ गया ना बेटा? हालांकि एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये आपको समझाने के लिए मैंने इस तरीके से बताया है। एग्जैक्टली NH2 नेगेटिव का लीव करना बहुत मुश्किल बात है, आपको पता है उसका बेसिक स्ट्रेंथ बहुत हाई होता है। इंटरमीडिएट कंपाउंड अमोनियम अमोनियम कार्बोनेट बनता है ना? लेकिन मैंने जो तरीका सिखाया है उससे याद ज्यादा रहेगा। मेरी बात से एग्री हो? होना पड़ेगा एग्री, देखो, है ना? अब सोचो अगली बात बेटा, अमोनियम क्लोराइड। क्या आपको लगता है कि जो अमोनियम क्लोराइड है बच्चों, उसमें कुछ व्यवस्था ऐसी है बेटा? क्या है एसिडिक हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है? क्या आपको यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है? सब लोग को दे रहा है? CaOH होल ट्वाइस बेस से OH नेगेटिव आएगा, ये इसको ले जाएगा, तो क्या H2O बन जाएगा और अमोनिया एक तरफ भाग जाएगा? क्या H2O बन जाएगा, अमोनिया एक तरफ भाग जाएगा? क्या सब लोग एग्रीड है मुझसे कि नहीं? सब लोग एग्रीड है? बस बन गई बेटा अमोनिया, बन गई अमोनिया। समझ गए बात को? बहुत बढ़िया, विथ मैकेनिज्म समझ में आ गया। क्या सेम मैकेनिज्म अमोनियम सल्फेट में भी लग जाएगा बच्चों? अमोनियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट में सेम मैकेनिज्म लगेगा? याद हो जाएगी बात सब लोग को? याद हो गया सबको बेटा? तो चलो अमोनिया बनाने के 3 मेथड हमने क्या पढ़े, जल्दी से याद करेंगे। यूरिया के मुंह पे मारा पानी, यूरिया के मुंह पे मारा पानी, अमोनियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट पे मारा बेस। हो गया बेटा? अच्छा, यदि लार्ज स्केल पे बनाना है तो क्या करें? लार्ज स्केल पे तो सस्ता करना पड़ेगा, तो एयर से ले लो बेटा। अच्छा, लार्ज स्केल पे, सॉरी सॉरी, एयर में कहा है, सॉरी, N2 बनाएंगे एयर से, तो लार्ज स्केल पे है हेबर्स प्रोसेस, लार्ज स्केल पे हेबर्स प्रोसेस। और यहाँ पे एक बहुत गजब की बात दी है, एक बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक बात दी है भैया कि आयरन वाज यूज अ कैटलिस्ट प्रीवियसली, लेकिन आजकल क्या करते हैं वो देखो, ऑप्टिमम कंडीशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया आर प्रेशर ऑफ 200 into 10 की पावर 5 पास्कल, about 200 atmosphere, very high pressure, huh? The temperature of 700 Kelvin and use of the catalyst such as iron oxide with small amount of K2 and Al2O3 to increase the rate of attainment of equilibrium, है ना बेटा? मैंने किताब में पढ़ा था कि आजकल जो है वो ज्यादा यूज ये करते हैं K2 और Al2O3, पहले के टाइम में आयरन का यूज करते थे। तो कोई बात नहीं, यदि ऑप्शन में ये नहीं रहा तो आयरन का निशान लगा दे, है ना बेटा? एंड मोलिब्डेनम यूज एज अ प्रोमोटर। ओके, चलो भाई आगे की बात करें। अमोनिया, क्या दुनिया जानती है अमोनिया में कलर होता है, कलरलेस होती है? अमोनिया में कलर होता है कि कलरलेस होती है? देख के नहीं बोलना है, चीटिंग नहीं करनी है। अमोनिया में कलर होता है, कलरलेस होती है? कैसे पता? सबूत दो। कैसे पता? कोई सबूत दो, मुझे भरोसा होना चाहिए।
हाँ, आपको तो पता है यार, अमोनिया अपन ने कितनी बार काउंटर करी है वॉशरूम्स में। वहां कहाँ लाल कलर के गुब्बारे उड़ रहे थे, वहां कहाँ लाल कलर के गुब्बारे उड़ रहे थे, अपन को लगा तो अमोनिया जा रही हो, देख नीली नीली पीली पीली अमोनिया। ऐसा तो नहीं दिखता ना यार। तो इसका मतलब वो क्या हुई, इसका मतलब वो क्या हुई, वो कलरलेस हुई है। अच्छा, वहां बदबू आती है कि खुशबू आती है? वॉशरूम में तुम लोग जो पुराने वॉशरूम है, पब्लिक वॉशरूम, हमारे नहीं, हमारे वाले तो रोज भैया साफ करते हैं दिन में 6-6 10-10 बार, उनमें बदबू नहीं आती। उनमें तो वो भी रखते हैं, क्या नाम है उसका, वो गोलियां व्हाइट व्हाइट कलर की, उससे खुशबू आती है। लेकिन जो पब्लिक बाथरूम होते हैं वहां पर क्या होता है बता, हाँ नेफ्थलीन की गोलियां रखते हैं हम तो, हाँ वहां पे बदबू आती है, तो इट इज पंजेंट स्मेलिंग। वहां पे अंदर घुस जाओ तो ऐसा लगता है नाक में किसी ने मुक्का देके मारा, पंजेंट स्मेलिंग। अरे याद आ गया, याद हो गया, याद हो गया। अच्छा एक बात बताओ, जो अमोनिया होती है वो टेस्टलेस होती है कि टेस्ट होता है? वो टेस्टलेस होती है कि टेस्ट होता है? ये तो दुनिया को पता है ना, टेस्टलेस होती है, वरना अपन को खट्टा मीठा नहीं लगता। क्या तुम लोग को बात समझ में आई? नहीं तो अपन को खट्टा मीठा नहीं लगता। इट इज टेस्टलेस गैस। क्लियर है बेटा इतनी बात? टेस्टलेस गैस होती है, कई चीजें अपन को पहले से पता होती है ना। अरे छोड़े, नेफ्थलीन क्या करता है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। इसके बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होंगे बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर, है ना। हाँ रियलाइज नहीं करते बेटा, कई चीजें हमें पता होती है, रियलाइज नहीं करते। चल, फ्रीजिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है। अब इन द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट इट इज एसोसिएटेड थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड as in case of the water, and that accounts for the higher melting in the boiling point than expected on the basis of the molecule mass. It's okay, मतलब ठीक है ना, कोई बात नहीं, ज्यादा इस पे बात करने की, पेपे करने की अपन को जरूरत नहीं है। अमोनिया की बात कर रहे हैं ना अपन, अमोनिया की बात कर रहे हैं, तो अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या है, थोड़ा सा उसका एक्सपेक्ट जितना कर रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट से, उससे ज्यादा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमोनिया मॉलिक्यूल कैसा दिखता है बेटा, क्या सभी लोगों को याद है बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर होता है। जल्दी जल्दी मेरे साथ में आप आंसर भी देते जाओ तो आपको आनंद आएगा। क्या ट्राइगोनल प्लेनर है ये? नहीं, ये ट्राइगोनल पिरामिडल है, ये ट्राइगोनल पिरामिडल है। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। हाउ हाउ चल, क्लियर? सब लोग को बात क्लियर? कोई दिक्कत? ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़े बेटा। तो अमोनिया को पानी में डाल दे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, और इसका सोल्यूशन कैसा होता है, बेसिक कैसे? कौन होशियार बच्चा बताएगा? अमोनिया को यदि पानी में डोल दें, अमोनिया को यदि पानी में डोल दें तो बेसिक सोल्यूशन बनता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। क्या दुनिया जानती है? बिल्कुल जानती है दुनिया। अच्छा एक बात और बता दो बेटा, क्लास कितने बजे तक है, मैं भूल गया एक्चुअली। क्लास कितने बजे तक है, कोई बच्चा यदि बता सकता हो तो? 6:55 तक है, ओके ठीक है। और अभी हो रहा है 6:40। चलो अभी हमारे पास लगभग 15 मिनट है। बहुत बढ़िया, चलो आज हमने खूब पढ़ लिया एनसीईआरटी के बारे में, है ना। चलो, तो अमोनिया की बात अपन कर रहे थे, बहुत मजा आ रहा था। अब सुन बेटा, यही वाला क्वेश्चन तो आया था लास्ट ईयर एग्जाम में। अच्छा एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, मैंने तुम लोग को ये बात बताई है कि नहीं बताई है कि जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है नॉर्मली? पहले जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो, मैं पानी पीता हूँ। कोई बच्चा, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत बढ़िया बेटा, 20 बच्चों ने जवाब दे दिया है, +2 होता है, मजा आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? +4। अच्छा, जिंक के कंपाउंड जनरली कौन सा कलर दिखाते हैं? जिंक के कंपाउंड जनरली कौन सा कलर दिखाते हैं? जिन्हें याद नहीं, मैं याद दिला दूं, व्हाइट कलर दिखाते हैं, व्हाइट कलर, सफेद। क्लियर है बेटा? सफेद, ऑक्साइड, 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 वेरी गुड। अच्छा बेटा, FeOH, FeCl3 अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या वो FeOH होल थ्राइस बना सकता है? FeOH होल थ्राइस का कलर कोई बच्चा जो मुझे बताना चाह रहा हो जल्दी से बता। रेडिश ब्राउन, Fe+3 में रेडिश ब्राउन कलर दिखाता है बेटा, हीट करने पे Fe2O3.XH2O में कन्वर्ट हो सकता है ये, जिसको जंग बोलते हैं। रस्ट, रस्ट रेडिश ब्राउन कलर होता है उसका। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। चलो एक बात और पूछूं, तुम लोगों से बताओगे मेरे को? यदि मैं यहाँ पे CrCl3 ले लूं तो प्रेसिपिटेट किस रंग का बनेगा? कौन बच्चा बताएगा? यदि CrCl3 ले लूं और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराऊं
तो प्रेसिपिटेट किस कलर का बनेगा? बहुत बढ़िया, एक आंसर सही आया है। अब 3-4 आंसर सही आ गए, बाकियों के गलत हैं। बेटा इसका आपके एलन से कुछ लेना देना है। चलो चलो, 3-4 बच्चों का आंसर सही है, एलन से कुछ लेना देना है। हाँ, अब सबका आंसर सही आ रहा है, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर। वेरी गुड बेटा। इसका मैंने याद दिला बोला था, CROH होता है, इसका कलर जो होता है एलन की टी शर्ट वाला होता है। याद आ गया बेटा? बहुत बढ़िया। चलो अच्छा, एक बात और बताता हूँ, AlCl3 के साथ यदि अमोनियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करेंगे तो प्रेसिपिटेट किस रंग का बनेगा? प्रेसिपिटेट, अरे भाई ऐसा मत करो यार, ब्लैक कौन बोल रहा है? ये ब्लैक का ठीक उल्टा क्या होता है? व्हाइट। 20 बच्चों ने व्हाइट बोला, एकदम सही आंसर, बहुत बढ़िया। जेलेटिनस व्हाइट बोल दिया, मजा आ गया। ओके चलो बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा आगे बढ़ते हैं। एक बात बताना, जो नीट में आया था, नीट में क्वेश्चन ये वाला आया था भैया जी, ये मैंने आपको पहले सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ा भी चुका हूं, याद करो। कॉपर प्लस प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर कौन बोलेगा? कॉपर प्लस प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर कौन बताएगा? क्या वो 4 होता है? क्या वो 4 होता है? बहुत बढ़िया बेटा। Ag प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर कौन बताएगा? Ag प्लस का। वेरी गुड बेटा, बहुत सही जवाब दे रहे हो तुम लोग। 20-20, 25-25 बच्चे जवाब दे रहे हैं, बस ये अच्छी बात। मुझे ऐसे ही चाहिए, बिल्कुल क्लास ना जागृत चाहिए। तो कितना? अक्षिता बेटा ये क्या कर रही है तू? 6 बोल रही है। 2 कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। Ag प्लस का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, तो कॉपर बच्चों +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 4 कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाएगा, डीप ब्लू कलर का बनेगा। ये सोल्यूशन बन गया डीप ब्लू कलर का। आया याद बच्चों, कई बार पढ़ा चुका हूं। और ये कलरलेस बनता है। हुआ हुआ। और यही क्वेश्चन आया था नीट के अंदर। नीट में 2 चीजें कंबाइन की थी, बताऊं क्या था नीट में? नीट में था अमोनिया पे मारा पानी, निकली एक कलरलेस गैस, और जो गैस निकली उस गैस ने रिएक्ट किया कॉपर प्लस प्लस के साथ और ये डीप ब्लू कलर का सोल्यूशन बनाया। बताओ गैस का नाम क्या था? क्या दुनिया बता सकती थी कि नाम क्या था? अरे वाह, गैस का नाम था अमोनिया। बहुत बढ़िया। चलो दिख गया बेटा? आगे बढ़े, आओ आगे बढ़े बच्चों। अमोनिया इज यूज्ड टू प्रोड्यूस वेरियस नाइट्रोजनस कंपाउंड, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, ये सब किसान भाइयों के काम आते हैं। एंड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सम इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग नाइट्रिक एसिड। लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड एज इन रेफ्रिजरेशन। ठीक है बेटा, जिसका भी क्या कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम होता है ना, वो सब बेटा मतलब रेफ्रिजरेशन में यूज अपन कर सकते हैं, बशर्ते वहां पे कोई पॉइजनस इफेक्ट ना हो, है ना। थोड़ी देर पहले N2 में भी यही यूज पड़ा था, है ना। अब चल बेटा, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पे। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। बच्चों नाम कौन सी गैस बताओ भाई? इसका नाम और क्या होता है? एक नाम होता है इसका लाफिंग गैस। बहुत बढ़िया, इसका नाम होता है लाफिंग गैस। और ये नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड है। इसका और कोई नाम जो मैंने आज ही आपको बताया हूं, इस इसका कोई और नाम जो मैंने नहीं, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बताया था बेटा, नाइट्रस ऑक्साइड बताया था। नाइट्रिक ऑक्साइड तो नीचे वाला है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को बोलते हैं। तो ये लाफिंग गैस। अच्छा बेटा, तो क्या आज इसका प्रिपरेशन मैंने आपको पढ़ाया था? याद करो, क्या आज मैंने आपको इसका प्रिपरेशन पढ़ाया था? याद करो बेटा, ये अमोनियम नाइट्रेट को हीट किया, N2 और H2O बन गया बेटा। और सुनो, ये जीवन जैसा जरूरी है, कलरलेस होती है गैस और न्यूट्रल होती है। कलरलेस होती है और न्यूट्रल होती है। पूछते ही है एग्जाम में, पूछते ही है एग्जाम में, कलरलेस और न्यूट्रल। अच्छा कौन बताएगा न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं? ये तो एग्जाम में जरूर आता है, ये तो एग्जाम में जरूर आता है। से नो टू कार्बन मोनोऑक्साइड, हा हा हा। से नो टू कार्बन मोनोऑक्साइड, हा हा हा। नो टू कार्बन मोनोऑक्साइड, हा हा हा, है ना। और यदि कोई इसके बाद भी दे दे तो H2O भी ले सकते। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? याद हो गया बेटा? अब सुनो, मैंने जितनी मेहनत करी ना इसमें, अब आपको कुछ नहीं करना। आप इसको बस सोते समय ना ये रिकॉर्डिंग को अपने कान से घुसा लेना, खत्म। क्या बात समझ में आ गई बेटा? जब आप सो ना, रिकॉर्डिंग अपने कान से घुसा लो, 2 बार सुन लो, सब याद हो जाएगा अपने आप, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कलरलेस गैस है बेटा, न्यूट्रल है ये गैस, ठीक।
अब आते हैं अपन काय पे, NO पे। कोशिश करता हूं इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाए। चलो बेटा, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं बच्चों। और बात चल रही है बहुत मजेदार, बहुत बढ़िया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की बात चल रही है। NO आ गया बेटा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO। क्या यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है? सब लोग को दिखाई दे रहा है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं है। चलो बेटा, इसका प्रिपरेशन भी मैं आपको पढ़ाता हूँ। ऊपर देखो NaNO2 FeSO4 और H2SO4 आपस में खेले हैं, पर ये तो काफी डिफिकल्ट है। मैं आपको सरल सा बताता हूँ, सुनना बेटा। यदि मैं NaNO2 को H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दूं तो क्या बनेगा? आपने जो अभी NOCO क्या पूछा बेटा आपने? काफी लेट खुलेगा चैट बॉक्स, क्योंकि उसमें 1000 से ज्यादा मैसेज हो गए होंगे मुझे लग रहा है। हाँ, आपने अभी NO N2 बताया, वो न्यूट्रल के लिए बताया था। हाँ बेटा, न्यूट्रल के लिए बताया था आशिफ। चलो आगे बढ़ते बेटा। अरे बच्चों, मैंने पूछा था NaNO2 और H2SO4 जब आपस में खेलेंगे तो क्या बनेगा? HNO3 कैसे बनेगा? HNO2 बनेगा ना बेटा। अरे बच्चे, NaNO2 आपस में खेला H2SO4 के साथ, तो क्या बच्चों 2 मोल खेलेगा Na2SO4 और 2 मोल HNO2 बनेगा। कंफर्म करो, बोलो हाउ। जल्दी से अपनी कॉपी में रिएक्शन लिखो, जल्दी से अपनी कॉपी में रिएक्शन लिख लो। एनसीईआरटी में डिफिकल्टी हुई है, समझ में नहीं आएगी। पहले ये वाली लिखो जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखी है, फटाफट झटापट। लिखा सबने? लिखा सबने? बहुत बढ़िया। मेरे पीछे का बोर्ड तुम्हें कितना बड़ा देता है दिखाई? बोर्ड पे बना के लिखूं तो दिख जाएगी क्या? मेरे पीछे का बोर्ड तुम लोग को बड़ा दे रहा है, दिखाई दिख जाएगी क्या? अच्छा चलो यूज करते हैं। ये ले बेटा, NaNO2 reacts with H2SO4, 2 मोल क्या करेगा? Na2SO4 बना लेगा बेटा। तो दिस फॉर्म्स Na2SO4 प्लस 2 मोल HNO2। एग्रीड? क्या आप सबको दिख रहा है? ये फुल स्क्रीन भी दिख रहा है? अरे वाह, मजा आ गया। ये दिख रहा है सब लोग को? बहुत बढ़िया। अब सोच, तेरे पास है HNO2, HNO2 को मैं तोड़ दूं H2O प्लस NO प्लस O में, तो क्या कोई बुरा मान जाएगा? HNO2 को तोड़ दूं H2O प्लस NO प्लस O में, तो क्या कोई बुरा मानेगा? थोड़ा ब्लर है बेटा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं तो फिर मैं इसी पे बनाऊं। ब्लर है, क्लियर है, सही है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। एक आध बच्चे को ब्लर होगा, बाकियों को दिख रहा है। ओके, चलो कोई बात नहीं, मैं इसी पे बना देता हूं। यदि कुछ बच्चों को भी ब्लर दिख रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना? क्या पता बेटा, कुछ लोगों से शायद फुल स्क्रीन नहीं हो पा रही। चलो, इतनी रिएक्शन समझ में आई जो पहले लिखी है NaNO2 प्लस H2SO4, सबको समझ में आया कि नहीं आया? NaNO2 प्लस H2SO4 सबको समझ में आया कि नहीं आया? इतनी बात सबको समझ में आई? चल बेटा, अब मैं इसको देता हूं यहां से मिटा। अब मैं क्या करता हूं देखना। अब मैं करता हूं इधर HNO2 ले, मैं इधर बना देता हूं, टेंशन ही मत ले भाई। H2O प्लस NO प्लस O, किसी को कोई दिक्कत? जल्दी से अपनी कॉपी पे नोट करो H2O प्लस NO प्लस O। जल्दी से अपनी कॉपी पे नोट करो H2O प्लस NO प्लस O। सबने नोट कर लिया? वेरी गुड। अब सुन, बस ये स्क्रीन ना थोड़ी छोटी पड़ जाती है बेटा, और कोई बात नहीं। अब इधर FeSO4 लो, प्लस O लो, प्लस H2SO4 लो। ले लिया सबने? बोलो बेटा, सबने ले लिया? ये ले लिया, बहुत बढ़िया। अच्छा, लेकिन एनसीईआरटी में FeSO4 बनाया। अच्छा ठीक है ना, FeSO4 को बाद में Fe2SO4 था। हाँ ठीक है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं होगा? कंफर्म करो, क्या ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पर? अरे FeSO4 नेसेंट ऑक्सीजन आया तो ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। चल, तो इसके 2 मोल ले ले, इसके 2 मोल ले ले। किसके? FeSO4 के। क्या मैं Fe2SO4 बना सकता हूँ? नीचे जल्दी कंफर्म कर। जिस बच्चे का हैंड रेज है वो अपना हैंड नीचे कर लो। हर्षिता बेटा, चलो मैं कर देता हूँ। हाँ, क्या मैं यहाँ पर बेटा, ले अब एक ने और उठा लिया, Fe2SO4 होल थ्राइस लिख सकता हूँ, और यहाँ पर जलुआ लिख सकता हूँ। कंफर्म करो,
कंफर्म, बन गया NO। ओवरऑल रिएक्शन, तीनों रिएक्शन को सम कर देना। ओवरऑल रिएक्शन के लिए तीनों रिएक्शन को सम कर देना। अब जिसको दिख रहा हो बोर्ड वो देख लो। FeSO4 2 मोल प्लस O प्लस H2SO4, ये निकला जलुआ, और यहां बना Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस जलुआ। तीनों रिएक्शंस को ऐड कर दो। जब सारी रिएक्शन को ऐड कर दोगे तो 2NaNO2 प्लस HNO2, 2 मोल लिया था HNO2। ओ तो थोड़ा सी गड़बड़ होती ना, 2 मोल HNO2 लेती तो थोड़ी सी गड़बड़ होती, क्योंकि वहां 2 है तो इधर 2 लेना पड़ेगा, तो कोई गड़बड़ नहीं है। L है, ये L है, ये L है, ये 2 बना। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पूरा पूरा खपाना है अपन को। तो ये 2 की जगह कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। सबको ऐड कर दो, 2 HNO2 मार देगा 2 HNO2 को, सबको पकड़ के आपस में ऐड कर दो। और H2SO4 वहां पे है क्या, नहीं, H2SO4 सारा ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो 2NaNO2 प्लस 4 FeSO4 प्लस 3 H2SO4 will give you Na2SO4 plus 2 Fe2 SO4 whole thrice plus 2H2। वैसे इस रिएक्शन को हम चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, Na2H2SO4 NaHSO4 बनाता और HNO2 बनाता, फिर एक ही स्टेप में हो जाती। क्या मेरी बात तुम लोगों को समझ में आ गई है? मैं ये भी तो कर सकता था कि क्या करता है यहाँ पर, एक ही H यहाँ ट्रांसफर करता है, HNO2 बना लेता और NaHSO4 बना लेता। कई बार ऐसा ही बनाते हैं। देखें एनसीईआरटी में क्या बनाया है, एनसीईआरटी में शायद उन्होंने पूरा बना लिया जैसा मैंने पहले बनाया था। बेटा सब लोग यही हैं कि सब भाग गए? अरे सब लोग हैं, हाँ ना कर दो, मुझे डर लगता है अकेले मीटिंग में। हाँ बहुत बढ़िया, सारे ही हैं। चलो बच्चों, तो अब 6:55 लगभग लगभग हो गए हैं। अच्छा, और कल जो मैं सोच रहा हूं जब रिवीजन करेंगे तो यहीं से अपन चालू करेंगे, और यहां से चालू करके हम लोग जो हैं वो पूरा कल नाइट्रोजन फैमिली, फास्फोरस फास्फोरस सब खत्म कर देंगे। कल नहीं, जब भी अब क्लास होगी, एक हफ्ते में 2 क्लासेस है ना, और ये रिवीजन क्लासेस चलती रहेंगी अब। और मैं आपको पहले आईओसी और उसके बाद फिजिकल के टॉपिक्स जो हैं एनसीईआरटी आधारित सब जो है पढ़ा दूंगा, ठीक है ना बेटा? और आनंद आ जाएगा अपन को, अपन इसकी बढ़िया रिवीजन करेंगे। ओसी का बेटा रिवीजन के लिए आपको दूसरे सर अवार्ड किए जाएंगे, बाकी मैं जो मदद कर सकता हूँ आपकी मदद जरूर करूंगा, ठीक है बेटा? ओके, टाटा बाय बाय, सी यू। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें सभी बच्चे, ठीक है? टेक प्रिकॉशंस। बाय बेटा, बाय बच्चों।